प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि काफ़ी आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स चैप्टर 1, जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश। आज इस चैप्टर में हम लोग लगभग 101 या 102 प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो कि मोस्ट VVI है। ठीक है, चैप्टर 1 से कोई भी 50-60 से प्रश्न ज़्यादा नहीं पढ़ाता है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे 102 प्रश्न बताएंगे। ठीक है, जिस चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रश्न से आगे आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा जी। आप बस इतना प्रश्न पढ़ लीजिए, आज इससे आगे कोई प्रश्न एग्जाम में नहीं आएगा आपका। ठीक है, तो चलिए बिना विलम्ब करते हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपका बोल रहे हैं बाबू, दो समान धनावेशित बिंदु आवेश जिसमें प्रत्येक पर कितना है बाबू, 1 माइक्रोकुलाम आवेश है, 1 मीटर की दूरी पर वायु में रखा जाता है, तो इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। बस कुछ नहीं करना है बाबू, इसको सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल है छोटा सा। बस देखिए 1 माइक्रोकुलाम बोल रहा है, कह रहा है कि 1 माइक्रोकुलाम कितना 10 के पावर -6 होता है, और मीटर देवे क्या है, दूरी कितना दिया बाबू, 1 मीटर दिया है। बस इसको हल कीजिए, और जब हल करके लाइएगा आंसर, तो कितना हो जाएगा बाबू, 9 गुना 10 के पावर -3 जूल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बैंक के जो आंसर दिया है बाबू, सब गलत दिया है। आप क्वेश्चन बैंक के आंसर पर मत जाइएगा। ठीक है, बस जो बता रहे हैं वहीं आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आइए हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन बैंक में अधिक से अधिक आंसर गलती दिया रहा है। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न है बाबू कि किसी आवेशित चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र कैसी होती है। देखिए किसी आवेशित चालक को लीजिएगा, उसकी बाहरी सतह जब भी पूछेगा तो क्या बताना बाबू, सतह के लंबवत बताना। क्या चाहिए बाबू, सतह के लंबवत आपको बताना होगा। ठीक है, इसका राइट सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, सतह के लंबवत। ठीक है, किसी आवेशित चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है कैसे बाबू, तो सतह के लंबवत होता है। ये नहीं कि मार दीजिएगा सतह के 45, गलती हो जाएगा। ठीक है, आइए हम अब देखते हैं बाबू अगला प्रश्न। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न बोल रहे हैं आपसे, चलिए बहुत झकास प्रश्न है। यदि किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए, बोल रहा है कि यदि किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो चालक के अंदर का क्षेत्र क्या होता है, क्या शून्य हो जाता है, या बाहरी क्षेत्र के बराबर हो जाता है, या बाहरी क्षेत्र के दुगना हो जाता है, या बाहरी क्षेत्र की आधा हो जाता है। तो जब भी बाबू या किसी चालक में बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो उसके अंदर का जो क्षेत्र होता है वो हमेशा आपका क्या होता है बाबू, शून्य हो जाता है। क्या होता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, किसी चालक के बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उसका चालक के अंदर का क्षेत्र क्या होता है बाबू, शून्य हो जाता है। ठीक है, आइए हम चौथे नंबर प्रश्न को देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है बाबू, देखिए जितने भी हम प्रश्न लगाए हैं बस उतना कर लीजिए, आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। आपके यूट्यूब पे कोई का वीडियो खोलिएगा तो उसमें 60-70 से प्रश्न ज़्यादा नहीं करेगा, लेकिन मैं आपको 100 प्रश्न करा रहा हूँ, 100 से अधिक करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप सभी प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिए और एग्जाम में जाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, आइए हम चौथे नंबर प्रश्न को देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न आपका है क्या कि विपरीत चिन्ह के 2 बिंदु आवेशों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आइए हम पढ़ते हैं अब कौन सा कथन सही हो रहा है। बोल रहा है कि स्थितिज ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है। एकदम सही बात है। क्या जो स्थितिज ऊर्जा होती है बाबू, वो हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। आपको यही तो कंफर्म रखना है, जो स्थितिज ऊर्जा होती है क्या होती है बाबू, ऋणात्मक होती है। ठीक है, आइए हम 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न आपका क्या है कि गॉस का नियम कहता है, प्रश्न है कि गॉस का नियम कहता है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कैसा होता है। गॉस का नियम कहता है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कैसा होता है बाबू, आपको बताना होता है। आपको याद रखना होगा कि संलग्न आवेश के समानुपाती होता है। कैसा होता है बाबू, संलग्न आवेश के समानुपाती होता है। इस प्रश्न का सही राइट आंसर हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। ठीक है, गॉस का नियम क्या कहता है, किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कैसा होता है बाबू, संलग्न आवेश के समानुपाती होता है। सभी प्रश्न को कॉपी पर नोट कर लीजिए, हम तो वहीं कहेंगे। ठीक है, नहीं तो इससे आगे प्रश्न आएगा ही नहीं एग्जाम में। आप बस इतना प्रश्न कंप्लीट कर लीजिए बस। आइए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं बाबू। 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका मात्रक, क्या प्रश्न है बाबू, निम्नलिखित में से किसका मात्रक वोल्ट मीटर इन्वर्स होता है, यानी कैसे भी कह सकते हैं वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो देखिए बाबू, जो विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है। विद्युत क्षेत्र का होता है बाबू, वोल्ट प्रति मीटर होता है, या हम इसको सी बोल सकते हैं। इसको 1 मिनट रुक जाइए। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है बाबू, वोल्ट प्रति मीटर होता है, याद रखिएगा। आइए हम 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है बाबू
कि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है तथा एक आवेश के दो आधे कर दिया जाता है, तो दोनों के बीच लगने वाला बल पहले की अपेक्षा क्या हो जाता है कि आधा हो जाता है, दुगुना हो जाता है, तिगुना हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब भी दो आवेशों के बीच की दूरी आधी होगी, मान लीजिए कि दो आवेश है उसके बीच की दूरी आधी कर देंगे, तो आवेशों के जो आवेश के भी आप क्या कर रहे हैं कि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर रहे हैं और आवेशों को भी आधा कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों के बीच लगने वाले बल क्या हो जाते हैं, दो गुना हो जाते हैं। क्या होते हैं बाबू, दो गुना हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रश्न का सही राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, बी होगा, ठीक है। आइए हम 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं बाबू। 8 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, 8 नंबर प्रश्न है कि वायु में दो धनावेश के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच का प्रतिकर्षण का मान कैसा होता है। बोल रहा है वायु में दो धनावेश के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल कैसा होता है। क्या आपका बढ़ जाता है, क्या आपका बढ़ जाता है, क्या घट जाता है, क्या वहीं रहेगा या शून्य हो जाता है। तो जब भी बाबू वायु में धनावेश के बीच परावैद्युत पदार्थ को रखिएगा तो उसका प्रतिकर्षण बल का जो मान होता है वो हमेशा आपका क्या होता है बाबू, घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है, याद रखिएगा। आइए हम 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है बाबू, जो आपके स्क्रीन पर 9 नंबर प्रश्न है क्या है बाबू, एक न्यूमेरिकल है। बोल रहा है कि 0.2 माइक्रोकुलाम के दो बराबर विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3.0 सेंटीमीटर है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हुआ। जब इस प्रश्न को आप हल कीजिएगा, देखिए कोई भी बड़ा न्यूमेरिकल नहीं है क्योंकि इस जगह यहाँ पर जगह नहीं, लेकिन आपको हम बना के दिखा देते हैं। यहाँ पर ये कोई भी बड़ा न्यूमेरिकल है नहीं, एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है। कुछ नहीं करना है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला यूज़ करना है बस। अब माइक्रोकुलाम 0.2 दिया है, माइक्रोकुलाम का सूत्र बढ़िया 10⁻⁶ लगाकर उसको सेंटीमीटर में दिया है दूरी, उसको मीटर में चेंज कीजिएगा। देखिए याद रखिएगा, कभी भी मान लीजिए कि 3 सेंटीमीटर दिया है और इसको मीटर में चेंज करना होगा न्यूमेरिकल में, तो 3 गुना कितना हो जाएगा, 10⁻⁻2 लगा दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, पूरा मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, जितना भी सेंटीमीटर दिया है उसको 10⁻⁻2 लगा दीजिएगा, वो मीटर में आ जाएगा। देखिए बाबू इस प्रश्न का सही राइट आंसर होगा, हम आंसर बता दे रहे हैं, आपको क्या होना है इसको सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन आंसर इतना ही आएगा 0.2 गुना 10⁻⁸ कुलाम मीटर आएगा, ठीक है बाबू। आइए हम 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके और अच्छा से अच्छा वीडियो ला सके हम, ठीक है। आइए हम 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं बाबू। 10 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रा क्या होता है। एकदम सिंपल है, जब भी आपको रेखीय घनत्व का पूछे, सुनिए पहले की तो जगह नहीं, यहाँ पर देख ले रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ देखिए, जब भी आपसे रेखीय घनत्व का पूछेगा, रेखीय घनत्व के, तो आपको बताना है कूलाम प्रति मीटर, यानी कूलाम इन्वर्स ऐसे भी बोल सकते हैं, कूलाम इन्वर्स। अगर आपसे पृष्ठीय बोले, पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो बस कुछ नहीं करना है, कूलाम इन्वर्स -2 लगा देना यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ पर आयतन का पूछे, क्या बाबू, आयतन का, तो कुछ नहीं करना है, कूलाम मीटर इन्वर्स 3 लगा देना, बस इतना ही, कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। तो आप बोल क्या रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए बोल क्या रहा है प्रश्न, बस ये देखना है आपको। प्रश्न था ये ना, हाँ आइए, प्रश्न था कि आवेश का रेखीय घनत्व क्या हो जाएगा, कूलाम, उसी को हिंदी में लिख दिया, देखिए कूलाम प्रति मीटर, यहाँ पर लिखा है कूलाम प्रति मीटर। तो आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रा क्या होता है बाबू, कूलाम प्रति मीटर होता है, ठीक है। आइए हम 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का घनत्व का मात्रक क्या होता है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो इसका बाबू घनत्व का मात्रक ऐसी इसी बीमा बताना है ना, तो इसका आपका होता है विद्युत क्षेत्र के MLT-3 MLT-3 A-1 होता है। देखिए कहाँ दिया है, देखिए बी नंबर पर दिया है आपका, ठीक है। MLT-3 A-1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घनत्व का मात्रक होता है बाबू, उसके बीमा MLT-3 A-1। सभी प्रश्न को रट जाना है बाबू, जितने प्रश्न करा रहे हैं उतना को आपको रट जाना है, और इससे ज़्यादा कोई प्रश्न आएगा नहीं एग्जाम में, ये जान जाइए आप पहले। आइए हम दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। प्रश्न है कि धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, उतना ही रहता है जितना पृष्ठ रहता है, या सर्वत्र शून्य रहता है। तो जब भी आपको सर्वत्र शून्य दिखे, जब भी आपको सर्वत्र शून्य दिखे, जब भी वो आवेशित गोले के पृष्ठ, गोले के केंद्र पर, आवेशित गोले के केंद्र पर
केंद्र पर विद्युत क्षेत्र पूछे तो हमेशा देखिए इस टॉपिक से हमेशा प्रश्न आता ही आता है और उसका आंसर हमेशा राइट क्या होता है, शून्य नहीं होता है। विद्युत क्षेत्र आवेशित गोले के पृष्ठ के गोले के केंद्र, गोले के जब भी केंद्र बोलेगा या खोखले गोले बोलेगा तो उसका क्या मानना है बाबू, सर्वत्र शून्य होगा। ठीक है, आइए हम 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं बाबू। 13 नंबर प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि 2024 में प्रथम पाली में पूछा गया है। ठीक है, और देखिए 2025 में आपके प्रश्न कराए हैं हम तुरंत अभी। देखिए जो भी जितना था ऊपर 2025 के प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, ये सभी देख लीजिए, ये जितने भी प्रश्न है सब 2025 में पूछा गया है। अब आते हैं जो 24 में पूछा गया प्रश्न है वो करा रहे हैं। ठीक है बाबू, कितने नंबर में थे ये तो हो ही गया। देखिए पूछा गया था 2024 में, सॉरी 2024 में पूछा गया है आवेश का रेखीय घनत्व, ये भी 2025 में था इसका बीमा। और धातु का आवेशित गोले पृष्ठ गोले के केंद्र, ये भी है 2024 में। अब एक 13 नंबर प्रश्न है जो कि 2024 में प्रथम पाली में आपसे पूछा गया है। बोल रहा है प्रश्न कि 5 कूलम के दो विपरीत आवेशों के परस्पर 5.0 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं, इस निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। देखिए हम बोल रहे हैं बाबू एकदम छोटा छोटा न्यूमेरिकल दिया गया है, यहाँ पर जगह नहीं रहने के कारण आपको मैं नहीं बता पा रहा हूँ। देखिए हम बता रहे हैं एक न्यूमेरिकल का क्लास लाएंगे, जितने भी न्यूमेरिकल होंगे चैप्टर 1 से हम उसका कंप्लीट जरूर कराएंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा। बस 5 कूलम के 2 बराबर विपरीत आवेशों के परस्पर 5.0 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं, इस निकाय के विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा बाबू, तब 25 × 10⁻² कूलम मीटर होना चाहिए। ठीक है, सभी प्रश्नों को रट जाइए आप। ठीक है, आइए बाबू 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है कि 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। ये भी एक प्रकार के बाबू न्यूमेरिकल है, बनाइएगा आपका आंसर जरूर से जरूर आएगा। 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है बाबू, तो उसमें होती है 5 × 10⁻19। ठीक है, कितना होगा, 5 × 10⁻19 होगा। ठीक है, आइए बाबू 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न इस प्रकार है कि वायु में उपस्थित स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है। तो जब भी आपसे पूछेगा कि वायु में स्थित स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है बाबू, एप्सिलॉन 0 का इन्वर्स होता है। क्या होता है बाबू, एप्सिलॉन 0 का इन्वर्स होता है। ठीक है, आइए हम 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं बाबू। 16 नंबर प्रश्न है, देखिए जितने प्रश्न है 100 से अधिक है प्रश्न। ठीक है, आइए हम बाबू 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न बोल रहा है आपका कि आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है। कह रहा है कि आवेश का परिमाणीकरण कौन दर्शाता है बाबू, तो चलिए देखते हैं। क्या आवेश जो इलेक्ट्रॉन पर एक अंश है जो कि संभव नहीं है, एक आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता है, कणों पर आवेश होता है, क्या एक कण पर न्यूनतम अनुमेय आवेश होता है, नहीं। देखिए जो बाबू इसका परिमाणीकरण करता है जो वो है आवेश जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है जो कि संभव नहीं है। इस प्रश्न का सही राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आइए हम 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं से क्या जानकारी प्राप्त होती है, देखिए बाबू ये जान जाइए। जब भी देगा विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त हो सकती है तो शक्ति, आवेश की प्रकृति और दिशा, इनमें से सभी प्राप्त हो सकती हैं। तो आपको याद रखना है कि जब भी पूछेगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त हो सकती है तो क्या बता रहे हैं बाबू कि इनमें से सभी हो जाएगी। ठीक है, जानकारी सभी की प्राप्त हो सकती है। ठीक है, आइए हम 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं बाबू। 18 नंबर प्रश्न है कि प्रति इकाई क्या है बाबू, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को कहते हैं। तो प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या बाबू कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। हम आपका टाइम स्पेंड नहीं करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फास्टली हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। प्रश्न है कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को कहा जाता है। तो जब भी देगा बाबू दो विद्युत के बीच लगने वाले बल को कौन सा बल ऐसा लगता है, कौन सा ऐसा बल है कि दो आवेशों के बीच बल को लगाता है बाबू, तो होता है कूलम का नियम। कौन होता है बाबू, कूलम का नियम होता है। सभी प्रश्न को याद रखिएगा। आइए हम 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न थोड़ा तो झिलझिला गया है बाबू, ये तो प्रश्न गलती हो गया, सॉरी इसके लिए। आइए प्रश्न को पढ़ते हैं हम, ध्यान से सुनिएगा। दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बल के अनुपात निम्न में से किस रूप में होता है। पढ़ा कि दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बल के अनुपात निम्न में से किस क्रम में होता है।
आइए बाबू 16 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि आवेशों का परिमेयकरण को दर्शाता है कि ये आवेशों के जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक संभव अंश है जो कि संभव नहीं, यही सही राइट आंसर हो जाएगा बाबू। आवेशों का परिमेयकरण दर्शाता है किसको, जो आवेश का इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है जो कि संभव नहीं है, ठीक है। आइए बाबू 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं में से जानकारी प्राप्त होती है। देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं से आपकी विद्युत जो विद्युत होता है उससे शक्ति पता चलता है, उसकी प्रकृति की पता चलता है, उसकी दिशा का भी पता चलता है। तो जब भी आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है किसी, तो इनमें से सभी मारना होगा, ठीक है बाबू। आइए हम 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को बाबू विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो प्रति इकाई पर लगने वाले बल को कहा जाता है बाबू विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। आइए बाबू 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न है कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल, जब भी आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि दो आवेश, देखिए दो आवेश है उसमें दोनों के बीच बल लगता है, बताइए कौन सा बल लगेगा। कोई आपसे पूछता है तो आपको डायरेक्ट बताना होगा कि जब भी दो आवेशों के बीच बल लगता है तो जान जाइए कि वो कूलाम का नियम है, ठीक है। तो दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाला का कौन सा नियम कहा जाता है, तो बाबू कूलाम का नियम को कहा जाता है, ठीक है। आंसर टाइप डी हो जाएगा, ठीक है। आइए हम 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न है कि दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बल के अनुपात निम्न में से किस रूप को दर्शा किस क्रम में होता है। तो 10 के पावर 39 में होता है, कहीं कहीं 10 के पावर 42 दिखाता है, लेकिन आपको मारना होगा 10 के पावर 39 में होता है, ठीक है। आइए हम बाबू 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, भी 21 नंबर प्रश्न याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में आने की काफ़ी संभावना है। 21 नंबर प्रश्न है कि बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है। प्रश्न है कि बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, तो r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है बाबू, r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 21 के बी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है कि हवा में एप्सिलॉन r का मान कितना होता है बाबू, तो 1 होता है, याद रखिएगा। हवा में एप्सिलॉन मान कितना होता है, 1 होता है। आइए हम 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न है कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान क्या होता है। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान क्या होता है, तो F बराबर Q इंटू ई होता है। बल का सूत्र क्या होता है, बराबर F बराबर Q इंटू ई होता है, ठीक है, आपको याद रखना होगा। 24 नंबर प्रश्न है क्या है बाबू, 24 नंबर प्रश्न है कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो जब भी आपको एसआई मात्रक पूछे विद्युत फ्लक्स का, याद रखिएगा, तो विद्युत फ्लक्स का वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है बाबू, वोल्ट मीटर होता है। आइए हम बाबू 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न है कि संबंध Q बराबर एन निम्न में से किसमें कौन सा संभव नहीं है। तो जब भी आपको पॉइंट वाला दे या बाटा के नीचे बड़ संख्या ऊपर छोटा हो तो उसमें उसका संबंध नहीं होता है। तो बताइए कि Q बराबर एन निम्नलिखित में से कौन एन का मान संभव नहीं है, तो आपको पता होगा कि जो पॉइंट में दिया वो संभव नहीं उसका मान होता है, ठीक है। आइए बाबू हम 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व किसके बराबर होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व किसके बराबर होता है, तो बाबू कुल आवेश बटा में कुल क्षेत्रफल के बराबर होता है, ठीक है। आइए बाबू 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न है कि किसी माध्यम का अपेक्षिक परावैद्युतांक एप्सिलॉन r होता है। किसी माध्यम का परावैद्युतांक कितना होता है बाबू, तो ये सब तो फालतू में दिया है, ये कभी भी नहीं होगा। ये एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन नॉट हो सकता है, क्योंकि कटेगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है बाबू। तो किसी माध्यम का परावैद्युतांक एप्सिलॉन r कितना होता है, 1 होता है, या एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है बाबू, याद रखिएगा। 28 नंबर प्रश्न है कि पानी का परावैद्युतांक, क्या पूछ रहे हैं बाबू, कि पानी का परावैद्युतांक कितना होता है, तो 80 होता है, याद रखना होगा। पानी का परावैद्युतांक क्या होता है बाबू, 80 होता है। आइए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न है कि 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या प्रश्न है बाबू, 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। तो बाबू आपको याद रखना होगा कि 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू कूलम का स्क्वायर होता है, यानी कि 29 का ए राइट आंसर हो जाएगा बाबू। आइए हम 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए बाबू जितने प्रश्न करा रहे हैं बस कॉपी पर नोट करते चलिए, इससे आगे कोई प्रश्न नहीं आएगा। और आप क्वेश्चन बैंक के आंसर पर भरोसा एक मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक का आंसर जो देता है बाबू एक ना दो गलती देता है, लेकिन क्या है आपको करना है जो हम आंसर करवा रहे हैं उसको कॉपी पर नोट चलते चलिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सिर्फ 1 नंबर का होता है। जैसे ही एक गलती होगा जानिए आपका 1 नंबर खत्म हो जाएगा, तो सभी आपको ध्यान में रखना होगा। 30 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए
निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है? ये तीनों सही है बाबू संबंध। सॉरी, निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है? सॉरी, एक मिनट, इसको मिटाना होगा। कौन सा संबंध सही, इसको हटा ही देते हैं डायरेक्ट। कौन संबंध सही? ये सभी संबंध क्या है बाबू? ये सभी जो संबंध दिया है ये सभी गलती होता है, ठीक है। ई बराबर ए बटा में क्यू होता है, हम उल्टा पढ़ दिए, सॉरी बाबू, इसके लिए याद रखिएगा। ई बराबर ए बटा में क्यू होता है। आइए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि आवेश की बीमा, ये तो छोटा बच्चा भी बता सकता है कि आवेश की बीमा होती है एटी। क्या होती है बाबू? एटी होता है। आइए बाबू 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न में काफ़ी बच्चे गड़बड़ा जाते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। तो बाबू कुछ नहीं होता है। एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है फैरेड प्रति मीटर, उसको एफ बटा में एम भी बोल सकते हैं, और इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो एफ एम इनवर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी इसी को बोला जाता है फैरेड प्रति मीटर। 32 का बी हो जाएगा। आइए बाबू 33 प्रश्न के लिए मैं काफ़ी माफ़ी मांगना चाहता हूँ, काफ़ी शर्मिंदा होगी, इसका क्वेश्चन जिला टाइप के आया है। अगली वीडियो में काफ़ी मैं प्रयास करूँगा कि ऐसा गलती ना हो, ठीक है। आइए 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 33 नंबर बोल रहा है कि किसी दूरी पर आवेशित दो आवेशित कणों के बीच विद्युत बल F है। यदि इनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके विद्युत बल का मान क्या होगा? प्रश्न यह है कि किसी दूरी पर आवेशित दो आवेशों के कण के बीच की दूरी बल है यानी F है, उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाती है तो विद्युत बल का मान क्या होता है? वो 4F होता है, यानी कि 4F याद रखिएगा। कितना हो जाता है? 4F हो जाता है, ठीक है। आइए हम 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न क्या है बाबू? किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? बोल रहा है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, तो वो तुरंत पीछे आप पढ़े हैं कि F बटा में Q होता है, पढ़े हैं ना। ई बराबर, देखिए यहाँ पर दिया गया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है? ई बराबर F बटा में Q होता है। आइए बाबू 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? किसी भी वस्तु को जब आवेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है या तो घटता है, ठीक है। आइए बाबू 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न है कि विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आपको बाबू याद रखना होगा, हम जानते हैं आपको याद नहीं है विद्युतशीलता का एसआई मात्रक, तो याद रखिएगा विद्युतशीलता का मात्रक होता है एन इनवर्स m-2 c का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 36 का ए हो जाएगा, ठीक है बाबू। आइए बाबू 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है? तो अल्फा बराबर क्यू बटा में ए होता है, ठीक है बाबू, याद रखना है आपको। इसको अल्फा बोला जाता है ना, अल्फा, ठीक है, या कि लेमडा बोला जाता है, लेमडा तो ऐसे होता है, ठीक है बाबू, इसको अल्फा बोलिए, क्यू बटा में ए होता है, ठीक है। आइए बाबू 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न क्या है? 38 नंबर प्रश्न है कि विद्युत क्षेत्र ई से लंबवत दूरी पर रखे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी है। इस विद्युत स्थितिज ऊर्जा द्विध्रुव के स्थितिज ऊर्जा के शून्य मान लेने पर ई बराबर पी के बीच के थीटा कोण के स्थित द्विध्रुव आघूर्ण के स्थित ऊर्जा क्या होगी है? तो जब भी आप मान लीजिएगा यहाँ पर साइन क्या होता है? टॉर्क बराबर पी साइन थीटा होता है ना। अगर साइन थीटा को आप जब 0 डिग्री मान लीजिएगा तो साइन 0 का मान 0 होता है। जब उसमें कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या आएगा बाबू? क्या आना चाहिए? माइनस पी ई वेक्टर इंटू ई वेक्टर होगा, ठीक है। इसका सही राइट आंसर क्या होगा बाबू? माइनस पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर होगा, ठीक है। आइए बाबू हम 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न है कि कूलम्ब बल क्या है? क्या विद्युत बल है, क्या केंद्रीय बल है? यह सही राइट आंसर होगा। ये दोनों बल, जो कूलम्ब बल है वो केंद्रीय बल और विद्युतीय बल दोनों ही होगा, ठीक है। याद रखना होगा बाबू कि कूलम्ब बल कौन कौन होगा? केंद्रीय बल और विद्युतीय बल दोनों होगा, ठीक है। आइए बाबू अब हम देखते हैं 40 नंबर प्रश्न को। 40 नंबर प्रश्न है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव क्या होगा? देखिए जो समविभव है बाबू, ये आपसे एग्जाम में 2 लघुत्तरीय प्रश्न पूछता है, माने कि लघुत्तरीय प्रश्न पूछता है कि समविभव से आप क्या समझते थे, क्या बताइएगा। अगर आपको नहीं पता होगा, आपको नहीं लिखवाया गया होगा, तो हम बोल रहे हैं आप लिख लीजिए समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं। ये प्रश्न होगा, आंसर बोलना लिखिए। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। लिख लिए, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। प्रश्न क्या बाबू बोल रहा है कि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव क्या होगा बाबू? YZ तल की दिशा में होगा। क्या होगा बाबू? YZ तल की दिशा में होगा। आइए 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 41 नंबर प्रश्न है कि
विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू, बाबू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रा कितना होता है कि 2.2 गुना 10 के पावर 19 होता है। ठीक, याद रखिएगा विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू कितना होता है 2.99 गुना 10 के पावर 9 होता है। ठीक है बाबू, आइए हम 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है। ये प्रश्न आपके लिए कमेंट बॉक्स में देना होगा। जब इस वीडियो को कंप्लीट कर लीजिएगा तो 42 नंबर प्रश्न को कमेंट बॉक्स में आपको देना होगा। ठीक है, आइए हम 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बाबू 43 नंबर प्रश्न है, एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होता है। तो जब भी बाबू आपको अचर बोले तो आप जान जाइएगा कि विभव नीचे होगा, आवेश ऊपर होगा, यानी कि कुल आवेश बटा में विभव। एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर है, तो कुल आवेश बटा में विभव। क्या होता है बाबू, कुल आवेश बटा में विभव होता है। 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न क्या है कि एक कूलाम आवेश बराबर कितना ईएसयू होता है। एक कूलाम आवेश में कितना ईएसयू, बाबू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक कूलाम आवेश में कितना ईएसयू होता है, तो 3 गुना 10 के पावर 9 ईएसयू होता है बाबू। ठीक है, आइए बाबू हम देखते हैं 45 नंबर प्रश्न को। इस प्रश्न के लिए मैं काफ़ी शर्मिंदा हूँ, कितना घटिया प्रश्न हो चुका है झिझला के। सॉरी बच्चों, अगले वीडियो में ऐसा नहीं होगा। आइए 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं। एक विद्युतीय द्विध्रुव को दो विपरीत आवेशों का मान जिनके परिमाण 3.10 गुना 10 के पावर 19 कूलाम एवं -3 गुना 10 के पावर 19 कूलाम और उनके बीच की दूरी 2.4 गुना 10 के पावर 10 मीटर होती है, तो विद्युत द्विध्रुव आगुण है क्या हो जाएगा। इसका सही राइट आंसर क्या होगा बाबू, 7.68 गुना 10 के पावर 29 सॉरी 7.68 गुना 10 के पावर -29 सेंटीमीटर हो जाएगा बाबू। आइए हम 46 नंबर प्रश्न को देखते हैं आपके स्क्रीन पर। 46 नंबर प्रश्न क्या है कि एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ये प्रश्न को हम लोग बाबू शुरू में ही देखे हैं कि किसी चालक के सतह पर बिंदु का विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो सतह के लंबवत होता है। ठीक है बाबू, आइए हम 47 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 47 नंबर प्रश्न है कि विद्युत क्षेत्र ई और विभव भी के बीच का संबंध क्या होता है, तो ई बराबर -dB बटा dx होता है, यानी कि सही राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। ठीक है, 48 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 48 नंबर प्रश्न क्या है कि यदि किसी खोखले गोले का चालक पर धन आवेशित, यही ध्यान रखना है, जब भी धन आवेशित बोले तो जान जाइएगा बाबू धनात्मक तो होगा, लेकिन क्या होगा उसके साथ समरूप भी होगा। उसके भीतर विभव का मान क्या होगा, ये हो जाएगा धनात्मक और समरूप हो जाएगा। इसका सही राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, धनात्मक और समरूप। ठीक है, आइए बाबू 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव पर पकड़ बनाना होगा, उसके साथ साथ सब्जेक्टिव का भी प्रश्न बनाना होगा पकड़। ठीक है, अगर आपको पहला चैप्टर का सब्जेक्टिव की जरूरत है, आपको दिक्कत हो रहा है, तो हमसे एक बार कमेंट कर दीजिए और उस सब्जेक्टिव का भी हम ला देंगे। ठीक है, आपका सोल्यूशन उस पर भी आपका पकड़ बन जाए। आइए बाबू 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 49 नंबर प्रश्न है कि साबुन का एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है, जब भी साबुन के एक बुलबुले को आवेशित करेंगे तो उसकी त्रिज्या हमेशा बाबू क्या होती है, बढ़ जाती है। याद रखिएगा, जब भी साबुन के बुलबुले को आवेशित करेंगे तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, बढ़ जाती है। आइए 50 नंबर प्रश्न है कि 50 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आगुण का ऐसे मात्रा क्या होता है। देखिए बाबू 21 में पूछा है, 22 में पूछा है, तो विद्युत द्विध्रुव आगुण का ऐसे मात्रा क्या होता है बाबू, कूलाम सेंटीमीटर होता है। क्या होता है, कूलाम सेंटीमीटर होता है। याद रखिएगा, विद्युत द्विध्रुव आगुण कैसे मात्रा क्या होता है बाबू, कूलाम सेंटीमीटर होता है। और इसके सेंचुरी आपका 50 लग चुका है। ठीक है बाबू, आइए हम 51 नंबर प्रश्न में प्रवेश करते हैं और अच्छा से करेंगे। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलेगा बाबू। आइए हम 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 51 नंबर प्रश्न है कि विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र में भिन्न दिशा में है, तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा। याद रखिएगा, जब भी ऐसा प्रश्न पूछता है कि विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भिन्न दिशा में है, तो विद्युत क्षेत्र का इलेक्ट्रॉन जब भी पथ पूछे, इलेक्ट्रॉन का जब भी रास्ता पूछे तो क्या होता है बाबू, परिवल्य होता है। क्या होता है, याद रखिएगा, परिवल्य होता है। ठीक है, आपको बताना होगा। देखिए, एक 48 नंबर प्रश्न को आपको बोले थे बताने के लिए, और एक 52 नंबर प्रश्न आपको दे रहे हैं कि 52 नंबर भी आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में इसका सही राइट आंसर क्या होगा, इसकी बीमाएँ क्या होंगी। ऐसे तो मैं आपको बता देता हूँ, इसकी बीमाएँ होंगी M इनवर्स L - 3T4A2। याद रखिएगा, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की बीमा याद रखिएगा। आइए बाबू 53 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 53 नंबर प्रश्न क्या आपसे बोल रहा है कि दो सजातीय व बराबर आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में
एक अन्य आवेश Q रखने पर निकाय के संतुलन हो जाता है जब Q का मान है क्या, Q/2 -Q/2 या Q/4 या -Q/4। तो जब भी ऐसा बोले कि दो सजातीय वो बराबर, तो -Q/4 मारना होगा बाबू, ठीक है। आइए हम 54 नंबर प्रश्न को देते हैं, और ये 54 नंबर प्रश्न एग्जाम में पूछा गया नहीं है, लेकिन ये एग्जाम में आ सकता है बाबू, याद रखिएगा। बोल रहा है कि स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। आपको पता होना चाहिए कि स्थिर आवेश कौन उत्पन्न करता है, बस एक ही है जो स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, वो है कौन बाबू, विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र क्या करता है बाबू, आवेश को उत्पन्न करता है, ठीक है, याद रखिएगा। केवल विद्युत क्षेत्र होता है जो स्थिर आवेश को उत्पन्न करता है। आइए बाबू 55 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 55 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है। तो जब भी बाबू ऐसा पूछे किसका अस्तित्व संभव नहीं है, तो बस कुछ नहीं करना है, सबसे न्यूनतम वाला आवेश कौन होता है, तो 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। यही होता है ना सबसे न्यूनतम में। सबसे पूछे कि सबसे न्यूनतम कूलाम कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻19 कूलाम। अगर पूछे इससे कि निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है, तो बस इस शुरू वाला का टेबल पढ़ दीजिएगा। जो भी इसका टेबल में आता है बस वो उसका अस्तित्व है, जो नहीं आता है अस्तित्व नहीं है। तो जब 16 का टेबल एक बार पढ़ेगा तो 16 आ गया, यानी कि डी का अस्तित्व है। 16 दूनी 32, इसका भी अस्तित्व है। 16 दूनी 32 48, 48 नहीं है। 16 चौके 64, इसका अस्तित्व है। यहाँ पर देखिए 24 नहीं है, तो इसका अस्तित्व, इसका मतलब नहीं है। तो इसका सही राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा, इसका अस्तित्व नहीं है, ठीक है। आइए बाबू 56 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 56 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि मुक्त आवेश का परावैद्युतांक क्या होता है। प्रश्न है कि मुक्त आवेश का परावैद्युतांक क्या होता है। तो आपको याद रखना होगा मुक्त आवेश का परावैद्युतांक 8.85 × 10⁻⁻ फैराड प्रति मीटर होता है बाबू, ठीक है। आइए बाबू 57 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और 57 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच में लगने वाला बल क्या हो जाता है। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाती है तो उनके बीच लगने वाला बल 1/4 गुना, यानी कि 1/4 गुना हो जाता है, याद रखिएगा बाबू। आइए 58 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 58 नंबर प्रश्न है कि P आगुण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव E के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो इस प्रकार लगने वाला बल आगुण क्या होगा। तो देखिए बाबू, आपको ये पता होगा कि आप जब भी आप डेरिवेशन बनाए होंगे तो टॉर्क बराबर होता है PE sin थीटा होता है, sin थीटा होता है। यहाँ पर थीटा का मान कितना दिया, 2.5 डिग्री। ये बताइए कि जब थीटा का मान 90 डिग्री रखिएगा तो 1 आएगा, और 1 से जब गुना कीजिएगा PE में तो P ही आएगा। तो आपको याद रखना है P आगुण वाले एक विद्युतीय द्विध्रुवीय क्षेत्र में 90 डिग्री का कोण क्या होता है बाबू, PE होगा, सिंपल है। आइए 59 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 59 नंबर प्रश्न आपका 2016 में पूछा गया है, ठीक है, बिहार बोर्ड के द्वारा प्रथम पाली में। ये तीव्रता के विद्युत क्षेत्र P आगुण वाले विद्युत क्षेत्र विद्युत द्विध्रुव पर वाले लगने वाले बल आगुण क्या है, बस वही है, बस कुछ नहीं करना है बाबू। इसको आप सिर्फ सदिश रूप में लिख दीजिएगा, P वेक्टर इंटू E वेक्टर है, तो फालतू E कभी भी ऐसा नहीं होगा। P वेक्टर इंटू P वेक्टर गुना E वेक्टर होगा, गुना वाला होना चाहिए, इंटू वाला नहीं, ये गलती हो जाएगा। P गुना इंटू बना गुना होता है, P वेक्टर गुना E वेक्टर हो जाएगा बाबू। आइए हम 60 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 60 नंबर प्रश्न क्या है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, क्या होती है, E, इसको अल्फा ही बोला जाता है ना, E अल्फा r का स्क्वायर, या E अल्फा 1/r का स्क्वायर, या E अल्फा r क्यू, या E अल्फा r/क्यू। तो जब भी आपसे पूछे कि विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E अल्फा/r³ होगा, क्या बाबू, E अल्फा/r³ होगा, ठीक है। आइए बाबू 61 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 61 नंबर प्रश्न है किसी आवेशित खोखले गोले का आकार चालक के भीतर विद्युत तीव्रता का मान क्या होता है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आता है कि आवेशित खोखले गोले के चालक के भीतर बोले और विद्युत की तीव्रता पूछे, तो उसका आंसर क्या होगा बाबू, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा, ठीक है, आपको याद रखना होगा, 0 हो जाएगा। आइए हम 62 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 62 नंबर प्रश्न है कि किसी चालक के पदार्थ गोले आवेश देने पर वितरित क्या हो जाता है। बोल रहा है कि किसी सतह पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है, तो सतह लंबवत होना चाहिए। तो बाबू सतह लंबवत नहीं दिया है, तो उसका क्या सही आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, यानी कि डी, ठीक है। आइए हम बाबू 63 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 63 नंबर प्रश्न है कि किसी परावैद्युत या परावैद्युतांक यदि εr हो तो उसमें दो बिंदु आवेशों के बीच
क्रियाशील बल F है, तो परावैद्युत को हटा देने पर उन दोनों आवेशों के बीच क्रियाशील बल का मान क्या होता है? तो क्रिया का मान बाबू एप्सिलॉन R इंटू एफ होता है, एप्सिलॉन R इंटू एफ होता है। लेकिन देखिए गुणों कीजिएगा तो एप्सिलॉन R EF आएगा, ठीक है, याद रखिएगा एप्सिलॉन R F होगा। आइए 64 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 64 नंबर प्रश्न है कि R दूरी पर अलग दो आवेशों के बीच बल F लगता है। मान लीजिए कि R दूरी से अलग दो आवेशों के बीच की दूरी F लगता है। यदि दो आवेशों का मान दुगना कर दिया जाए, अगर दोनों का आवेश दुगना कर देने पर उनके बीच की दूरी क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। तो उनके बीच में लगने वाला बल कितना हो जाएगा बाबू? 16 F हो जाएगा। F बने बाबू किसका होता है? बल होता है। अब बल का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? याद रखिए, आपको तो याद ही होगा। चलिए आगे हम देखते हैं 65 नंबर प्रश्न। 65 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि किसी दी गई दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण विद्युतीय बल एवं उनका अनुपात कितना होता है? तो 10 की पावर -42 होता है, ठीक है। अगर आपसे पहले पूछे दे विद्युतीय बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल तो उसमें हो जाएगा 10 की पावर 39। अगर आपसे उल्टा पूछ दे कि गुरुत्वाकर्षण एवं बल एवं विद्युतीय बल तो उसमें बताना है 10 की पावर -42, ठीक है। आइए बाबू, किसी गॉसीय पृष्ठ में -q आवेश इंटू 2q तथा -q आवेश पृष्ठ में से परिमाण विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा? तो देखिए जब सबको ऐड कीजिएगा -q आवेश प्लस 2q आवेश, यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बाबू? बेटा में 2 है, तो ये बताइए 2q में से एक q हटा तो एगो तो q बचेगा ना जी, एगो q बचेगा, ये प्लस माइनस खत्म किया जाएगा, 0 आ गया। तो देखिए इसमें 0 दिया है, तो इसका सही राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 0 हो जाएगा, ठीक है। आइए बाबू 67 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 67 नंबर प्रश्न है कि एक विद्युत क्या बोल रहा है कि एक विद्युत द्विध्रुव पर पृष्ठ से घिरा हुआ है। एक विद्युत द्विध्रुव है जो एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा? पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा बाबू? तो 0 होगा, ठीक है। आपको सभी प्रश्न को कॉपी पर नोट करते चलना है और याद कर लेना है बाबू सभी प्रश्नों को, ठीक है। इससे आगे कोई प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है। कूलाम नियम का सदिश रूप क्या होता है? कूलाम नियम का सदिश रूप क्या होता है? तो आपको बस इतना ही ध्यान रखिएगा, बस यहाँ पर वेक्टर लगाया होगा और उसके ऊपर 3 हो और वहाँ पर R ऐसे रूप में लिखा रहता है। कूलाम का सदिश रूप दिया रही, ऐसे देख लीजिए, यही है आपका कूलाम नियम का सदिश रूप, आपको याद रहना चाहिए बाबू, ठीक है। आइए हम 59 नंबर प्रश्न 69 नंबर प्रश्न को देखते हैं बाबू। 69 नंबर प्रश्न है कि एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व अल्फा है, उनके पास विद्युत द्विध्रुव का क्षेत्र मान क्या होगा? आवेशित गोले के चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो अल्फा बटा में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यही आंसर आपका सही राइट होगा बाबू, ठीक है। आइए बाबू, इसको अल्फाइन बोला जाता है बाबू, ऐसे रहता है जो, ठीक है। जो समझते हैं आप, जो आपको बताया गया वो समझिएगा, ठीक है। आइए हम 70 नंबर प्रश्न को देखते हैं बाबू। 70 नंबर प्रश्न है 70 नंबर प्रश्न को देखते हैं बाबू। यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलाम हो, यदि गोले पर 10 माइक्रोकूलाम आवेश हो तो उनकी सतह पर विद्युत फ्लक्स क्या होता है? यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलाम हो, ये न्यूमेरिकल छोटा सा है, कुछ नहीं करना है, बहुत 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 छोटा सा है, उसको हल कीजिएगा तो आ जाएगा आपको 36 पाई गुना 10 की पावर 4 न्यूटन मीटर का स्क्वायर बटा में कूलाम हो जाएगा, प्रति कूलाम हो जाएगा, ठीक है बाबू। आइए हम 71 नंबर प्रश्न को देखते हैं। आप ऐसा प्रश्न इसमें देखेंगे जो कि आप किसी भी चैनल पर ऐसा प्रश्न नहीं देखे होंगे, ठीक है। प्रश्न है कि E बराबर 0 वाले क्षेत्र में विभव V की दूरी के साथ विवरण क्या होगा? तो V का मान R पर निर्भर नहीं करता है। क्या होता है बाबू? V का मान क्या करता है? R पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। आइए 72 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 72 नंबर प्रश्न है कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर प्लस Q आवेश को रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा? बोल रहा है कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर प्लस Q आवेश को रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो Q बटा में एप्सिलॉन नॉट, Q बटा में क्या हो जाएगा बाबू? एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है बाबू, आपको याद रखना होगा। आइए हम 73 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 73 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? आपको तो पता होगा कि किसका वोल्ट प्रति मीटर होता है बाबू? तो विद्युत क्षेत्र का क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर होता है मात्रक। आइए हम 74 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 74 नंबर प्रश्न है कि किसी भूयोजित चालक को विद्युत रोधित आवेशित चालक के निकट ले जाने के बाद चालक की विद्युत धारिता का मान क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अपवर्तित होता है, शून्य हो जाता है। तो इस स्थिति में क्या होता है बाबू? वो घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। आइए 75 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 75 नंबर प्रश्न है
कि यदि किसी सुचालक सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर अल्फा है तो इस सतह के बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता क्या होता है बाबू, तो अल्फा बटा में एप्सिलॉन नॉट यानी सतह के लंबवत होता है। सतह क्या होता है बाबू, लंबवत होता है, याद रखना होगा। ठीक है, जब इस सतह के प्रति पूछे आइए हम 76 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 76 नंबर प्रश्न ऐसा है जो कि एग्जाम में पूछा गया नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। प्रश्न है कि R1 व R2 त्रिज्याओं के दो चालकों के गोले के पृष्ठ पर आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर है। पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात क्या होता है, तो 1:1 होता है। याद रखिए कितना होता है बाबू, 1:1 होता है। ठीक है, आइए हम 77 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 77 नंबर प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, तो न्यूटन प्रति कूलम। क्या है बाबू, न्यूटन प्रति कूलम जो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। याद रखिएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कितना होता है बाबू, न्यूटन प्रति कूलम होता है। आइए हम 78 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 78 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है तो उस स्थान पर ए क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई निम्न में से संबंध ज्ञात करें। तो फाई बराबर क्या होता है बाबू, ई इंटू ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर होता है। ठीक है, फाई बराबर क्या होता है, ई वेक्टर इंटू ए वेक्टर होता है। ठीक है बाबू, आइए हम 79 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 79 नंबर एक न्यूमेरिकल है छोटा सा, जैसे पहला नंबर दूसरा नंबर न्यूमेरिकल था वैसे ही भी है, सिंपल सा 10 माइक्रोकूलम वाला। यहाँ पर फैरेड में पूछा है। ठीक है, कुछ नहीं करना है। एक गोलीय संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोफैरेड है। यदि गोले के बीच की रिक्तियाँ 1 मिलीमीटर है तो बाहरी गोले की त्रिज्या क्या होती है, तो बाबू 6 मीटर बना लीजिएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा 6 मीटर। ठीक है, आइए 80 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 80 नंबर प्रश्न क्या है कि एक बंद पृष्ठ के अंदर विद्युत द्विध्रुव स्थित हो तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स क्या होता है बाबू, तो शून्य हो जाता है। क्या है होता है बाबू, शून्य हो जाता है। जब भी आपसे पूछा जाए कि एक बंद पृष्ठ है, एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा बाबू, तो शून्य हो जाता है। ठीक है, आइए हम 81 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 81 नंबर प्रश्न है कि किसी चालक की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। किसी चालक की विद्युत धारिता का फॉर्मूला आपको पता है, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। सी बराबर क्या होता है बाबू, क्यू बटा भी होता है। सी बराबर क्या होता है बाबू, क्यू बटा भी होता है। आइए 82 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 82 नंबर प्रश्न है कि अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक की अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र हो क्या होता है बाबू, तो लैम्डा बटा में 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट होता है। याद रखिएगा अनंत लंबाई के अनावेशित, इसका जो डेरिवेशन होता है बाबू मोस्ट VBI है। इसका डेरिवेशन हमेशा आपसे एग्जाम में मैंने 2-3 साल में बीच लगाकर आ ही जाता है कि ठीक है, अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, लैम्डा बटा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r होता है। ठीक है, आइए हम 83 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 83 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ के विद्युतीय फ्लक्स के भीतर स्थित आवेश क्या होता है बाबू, तो 1 बटा में एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। कितना होता है, 1 बटा में एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। आइए हम 84 नंबर प्रश्न को देखते हैं बाबू। 84 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि एक खोखले गोले की त्रिज्या r मीटर और उस पर आवेश क्यू कूलम, उसके केंद्र पर विद्युत द्विध्रुव का मान क्या होता है, तो क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r होता है। ठीक है, जब याद रखिएगा एक खोखले गोले की त्रिज्या r मीटर तथा उस पर आवेश क्यू कूलम है तो उसके केंद्र पर विद्युत विभव का मान क्या होता है बाबू, क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r होता है। ठीक है, आइए 85 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 85 नंबर प्रश्न है कि किसी विद्युत क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाता है, घट जाता है, बढ़ जाता है, या शून्य हो जाता है, या अपवर्तित हो जाता है। तो जब भी आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि विद्युत क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाता है बाबू, तो शून्य हो जाता है। क्या होता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, आइए हम 86 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 86 नंबर प्रश्न क्या है कि किसी वस्तु पर परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है
किसी वस्तु का परावैद्युतांक स्थिरांक आवेश हम सॉरी प्रश्न है कि किसी वस्तु का परावैद्युतांक स्थिरांक हमेशा किससे अधिक होता है, तो 1 से होता है। कितना से बाबू? 1 से होता है, याद रखिएगा। आइए हम 87 नंबर प्रश्न को देखते हैं बाबू। जब भी आपसे निर्वात में पूछे तो निर्वात में परावैद्युतांक का मान पूछता है उसमें कितना होता है बाबू? 8.85 गुना 10 के पावर -12 फैराड प्रति मीटर होता है। लेकिन इसमें निर्वात में ना पूछ कर बाबू सीधे में किसमें पूछा है? वायु के लिए पूछा है। बोल रहा है कि वायु के लिए परावैद्युतांक सामर्थ्य कितना होता है, तो कितना होता है बाबू? याद रखिएगा कि 3 गुना 10 के पावर 6 वोल्ट प्रति मीटर होता है। ठीक है बाबू। आइए हम 88 नंबर प्रश्न को देखते हैं बाबू। आइए बाबू 88 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम। 88 नंबर क्या है? बोल रहा है कि गॉस का नियम अनुसार कौन होता है बाबू? जब गॉस के नियम के अनुसार इसको हल कीजिएगा बाबू तो क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट आएगा। क्या आएगा बाबू? क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट आता है। अभी डेरिवेशन बनाए होंगे तो ऐसा डेरिवेशन जरूर बनाए होंगे। ठीक है बाबू। आइए बाबू 89 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 89 नंबर प्रश्न क्या है कि जब संधारित्र को के परावैद्युत स्थिरांक का के माध्यम है, यहाँ पर देखिए जब भी संधारित्र में पी डाल दे, के डाल दे या सी डाल दे और उसका परावैद्युत स्थिरांक का माध्यम पूछे तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता क्या होती है बाबू? के गुना बढ़ती है। पूछे कितनी गुना बढ़ती है, तो के गुना पूछे, या यहाँ पर पी दे दे सी दे कोई भी दे, उतना गुना बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कितना गुना बढ़ जाती है बाबू? के गुना बढ़ जाती है। आइए बाबू 90 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 90 नंबर प्रश्न है कि अविष्ट खोखले गोले, क्या बाबू क्या प्रश्न है? अविष्ट खोखले गोले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछता है अविष्ट खोखले गोले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है बाबू? तो 0 हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? 0 हो जाता है। आइए बाबू हम लोग 90 प्रश्न पार कर दिए हैं, 91 में आगे हैं। ठीक है, 91 नंबर प्रश्न क्या है कि किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है? तो किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक बाबू फैरेड होता है। कितना होता है? फैरेड होता है। जो बाबू अच्छा से पढ़ा होगा उसको कोई भी प्रश्न में दिक्कत नहीं हुआ होगा, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। कि बताइए संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है? तो फैरेड होता है। ठीक है, आइए बाबू 92 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 92 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारिता का बीमा क्या होता है? विद्युत धारिता का बीमा होता है M इन्वर्स L-2 T4A2 होता है। देखिए तो दिया है M-1, हाँ देखिए पहले में दिया, आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबू 92 का ए हो जाएगा। ठीक है, आइए बाबू 93 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 93 नंबर प्रश्न है कि आवेशित खोखले गोले के चालक के अंदर पर विद्युत क्षेत्र विभव दोनों ही शून्य होता है। विभव शून्य होता है, विद्युत क्षेत्र नहीं। विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विभव नहीं, दोनों ही शून्य होते हैं। तो इस प्रश्न का बाबू सही राइट आंसर हो जाएगा कि विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विभव नहीं। ठीक है, यानी कि सही राइट क्या हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा। आइए बाबू 94 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 94 नंबर बाबू तो ये तो वायरल क्वेश्चन है, ये तो साफ आपको बता रहे हैं। या जब आप जाइएगा साप्ताहिक एग्जाम देने, ये तो महीना पर हो रहा है ना अब, तो अब जाइएगा तो उसमें ये प्रश्न छपेगा ही छपेगा। और इसका राइट आंसर होगा, आप जब बनाइएगा तो उसका सही राइट आंसर होगा 2.5 गुना 10 के पावर -3 जूल आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 2.5 गुना 10 के पावर -3 जूल आएगा। ठीक है, आइए 95 नंबर प्रश्न को देखते हैं। हाँ देखिए पूछ लिया ना, बोले उसमें वायु पूछा था, इसमें क्या पूछा है? निर्वात। निर्वात में परावैद्युतांक कितना होता है बाबू? 8.8। यहाँ पर देखिए लोग कन्फ्यूज है, यहाँ पर माइनस रहेगा, यहाँ पर माइनस नहीं लगाया गया, ये नहीं होगा। ठीक है, ये तो होगा 11 होगा नहीं, तो 8.85 गुना 10 के पावर -12 मीटर होता है। कितना होता है बाबू? 8.85 गुना 10 के पावर -12 फैरेड प्रति मीटर होता है। ठीक है बाबू, यानी 1 नंबर सही राइट आंसर है। आइए हम 96 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 96 नंबर प्रश्न क्या बोल रहे हैं बाबू? 96 नंबर प्रश्न है कि द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर उसके सिंकुड़न की प्रवृत्ति क्या होती है? तो उसके सिंकुड़न की प्रवृत्ति जो होती है बाबू घट जाती है। क्या होती है? घटती है। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए बाबू 97 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 97 नंबर प्रश्न है कि यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो तो उनका समूहन उनसे उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उनमें जोड़ना चाहिए।
तो समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। किस क्रम में बाबू? समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। अच्छा, ये तो फार्मूला है बाबू, ये नहीं बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में, तो आप लोग बताइए क्या बताएंगे। ठीक है, प्रश्न सिंपल पूछा गया है कि किसी संधारित्र पर आवेश की स्थिति ऊर्जा का व्यंजक बताइए। तो इसका सही है 1/में E बराबर 1/2CV² होता है इसका फॉर्मूला बाबू, याद रखिएगा। ठीक है, आइए बाबू 99 हम लोग ठेक गए हैं, और 99 का सही राइट आंसर होगा कि आवेश वितरण से क्या चीज? तो ऊर्जा का ह्रास होता है। आवेश वितरण से क्या होता है बाबू? ऊर्जा का ह्रास होता है। 99 का ए याद रखिएगा कि आवेश वितरण से ऊर्जा का क्या होता है बाबू? ह्रास होता है। ठीक है, आइए हम लोग सेंचुरी पूरा करने वाले हैं बाबू। प्रश्न है कि जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र को पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो उसकी धारिता क्या होती है? तो घटती है। प्रश्न है जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिका के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इसकी धारिता क्या होती है बाबू? तो इसकी धारिता घटती है, याद रखिएगा। आइए हम एक से एक प्रश्न में पहुंच गए हैं। प्रश्न है कि संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के समान होती रहती है वो है। प्रश्न है कि संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के समान रहती है वो है क्या चीज? तो वो विभवांतर में समान होता है, याद रखिएगा। आइए हम 102 नंबर प्रश्न में देखते हैं। 102 नंबर प्रश्न है कि समान धारिता के n संधारित्रों को पहले समांतर क्रम में फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो दोनों अवस्थित तुल्य की धारिता क्या होती है बाबू? तो n² होती है, याद रखिएगा। कितना होती है बाबू? n² होता है। ठीक है बाबू, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को काफ़ी ज़्यादा शेयर कीजिए। क्या कीजिए बाबू? शेयर कीजिएगा, और इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा बाबू, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। और अगले वीडियो में आपको बताना होगा कमेंट करके आपको अगले किस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव चाहिए, क्या सब्जेक्टिव चाहिए, जो भी आपको दिक्कत हो रहा है एक बार कमेंट कीजिए और इसका आपका सोल्यूशन मैं ज़रूर दूंगा, कमेंट बॉक्स में बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। अब अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं।